ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है सिविल सर्विसेज मेंस जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। वो है 2015 का, अर्थात 2015 का हम लोग जो है सामान्य अध्ययन जीएस पेपर जो है वो 4 का तो पूरा प्रश्न पत्र पढ़ेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। यह प्रश्न पत्र हम लोग सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस प्रश्न पत्र में हम ना कोई विश्लेषण करेंगे ना कोई मूल्यांकन करेंगे। यह सब आपके ऊपर निर्धारित है कि आप इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं। इस प्रश्न पत्र पढ़ने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि क्वेश्चंस को जानना, उसके पैटर्न को जानना, उसके कीवर्ड्स को जानना, पूछने के यूपीएससी के कौन कौन से तरीके हैं या फिर किस किस माध्यम से हमारा जो एथिक्स का पेपर है वो हमारा मूल्यांकन करना चाहती है, हमारे एप्टीट्यूड को किस प्रकार वो जांचना चाहती है, बस यही पढ़ेंगे। और इन सब चीजों का मूल्यांकन विश्लेषण आप कीजिएगा। मैं बस सिर्फ प्रश्न पत्र आप प्रस्तुत कर रहा हूं, पढ़। तो आइए देखते हैं विशेष अनुदेश, कुछ इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं। उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को कृपया सावधानी पूर्वक पढ़ें। 2 खंडों में कुल 14 प्रश्न दिए गए हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रश्न प्रवेश पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे। प्रश्नों की शब्द सीमा जहां उल्लिखित है को माना जाना चाहिए। आगे है प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भागों को काट। मतलब अगर आपने 2 पेज में आंसर लिख दिया, तीसरा पेज अगर खाली तो उसे स्टॉप डाउन काट। तो वही बातें अंग्रेजी में कही गई है। जनरल स्टडीज पेपर 4 जीएस पेपर 4 2000 है 15। मैंने पहले भी ऊपर भी बता दिया। भाई जानते हैं कि मैक्सिमम मार्क 250 मार्क्स का होता है। ड्यूरेशन हमें 3 आवर्स का मिलता है। वही है इंस्ट्रक्शन। ऑफ इंग्लिश में भी मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। प्लीज रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। देयर आर 14 questions divided in 2 sections and printed both in Hindi and in English. All questions are compulsory. The number of marks carried by a question path is indicated against it. Answer must be written in the medium authorized in the admission certificate, which must be stated clearly on the cover of this question cum answer booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one. Word limit in questions wherever specified should be adhered to. Any page or portion of the page left blank in the question cum answer booklet must be clearly struck off. Why? प्रश्नों के उत्तर बंधनी में निर्दिष्ट शब्द सीमा से अधिक ना हो। उत्तर की विषय वस्तु शब्द सीमा से कहीं अधिक है। Answer questions is not more than the word limit specified for each of the parentheses. Content of the answer is more important than its length. जो हमारा कंटेंट है आंसर का वो जो है आंसर के लेंथ से अधिक महत्वपूर्ण है। हमें किस पे फोकस करना है? कंटेंट पे, ना कि 8-10 पेज में आंसर लिखो और उसमें क्वालिटी कुछ है। तो जो क्वालिटी होनी चाहिए वो हमारा कंटेंट जो है वो मैटर अधिक करेगा, ना कि लेंथ। सो वर्ड लिमिटेशंस पे स्पेसिफिक ध्यान देना है। अब प्रश्न हम खंड ए का सेक्शन ए का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें। क्वेश्चन 1 का ए, पर्यावरणीय नैतिकता का क्या अर्थ है? इसका अध्ययन करना किस कारण महत्वपूर्ण है? पर्यावरणीय नैतिकता की दृष्टि से किसी एक पर्यावरणीय मुद्दे पर चर्चा कीजिए। 150 words. What is the meant by environmental ethics? Why is it important to study? Discuss any one environmental issue from the viewpoint of environmental ethics. B. निम्नलिखित के बीच विभेदन कीजिए। 200 words. Differentiate between the following 200 words.
पहला है विधि और नैतिकता, लॉ एंड एथिक्स। दूसरा है नैतिक प्रबंधन और नैतिकता का प्रबंधन, इथिकल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स। तीसरा है भेदभाव और अधिमानी वर्ताव, डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। चौथा है वैयक्तिक नैतिकता और व्यावसायिक नैतिकता, पर्सनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स। क्वेश्चन नंबर अब दूसरा देखें। नैतिक विचारकों दार्शनिक के दो अवतरण दिए गए हैं। प्रकाश डालिए कि इनमें से प्रत्येक के वर्तमान संदर्भ में आपके लिए क्या मायने हैं। Given are two quotations of two moral thinkers, philosophers. For each of these brings out what it means to you in the present context. A. कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते, क्षमाशीलता को ताकतवर का ही सहज गुण है। 150 वर्ड्स, इस पे भी फोकस करें। 10 मार्क्स। The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Now, B. हम बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं जो अंधेरों से डरता है। जीवन की वास्तविक विडंबना तो तब है जब मनुष्य प्रकाश से डरने लगता है। 150 words. We can easily forgive a child who is afraid of the dark. The real tragedy of life is when men are afraid of life. Light. 150 words. 10 marks. Question number 3. 3 का A. केवल कानून का अनुपालन ही काफी नहीं है। लोक सेवक में अपने कर्तव्यों के प्रभावी पालन करने के लिए नैतिक मुद्दों पर एक सुविकसित संवेदन शक्ति का होना भी आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं? दो उदाहरणों की सदस्यता से स्पष्ट कीजिए कि जहां एक कृत्य नैतिक सही है परंतु वैध रूप से सही नहीं है, तथा दूसरा कृत्य वैध रूप से सही है परंतु नैतिकतः सही नहीं है। 150। A mere compliance with law is not enough. The public servant also has to have a well-developed sensibility to ethical issues for effective discharge of duties. Do you agree? Explain with the help of two examples wherein one, an act is ethically right but not legally. Second, an act is legally right but not ethically. 150 words. और B है, दूसरा नंबर है, तीसरा का B। विश्वसनीयता और सहन शक्ति के सद्गुण लोक सेवा में किस प्रकार प्रदर्शित होते हैं? उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। How do the virtues of trustworthiness and fortitude get manifested in public service? Explain with examples. 150 words. Now, question number 4 देखें। 4 का A. सामाजिक मूल्य आर्थिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्र की समावेशी समृद्धि के संदर्भ में उपरोक्त कथन पर उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। 1.5 Social values are more important than economic values. Discuss the above statement with examples in the context of inclusive growth of one nation. 150 words. 10 marks. अब हम लोग B देखें। हाल में हुई कुछ प्रगतियां जैसे कि सूचना का अधिकार, आरटीआई अधिनियम, मीडिया और न्यायिक सक्रियता इत्यादि सरकार के कार्यों में पहले से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में सहायक साबित हो रही है। फिर भी यह भी देखा जा रहा है कि कभी कभार इन साधनों का दुरुपयोग किया जाता है। एक अन्य नकारात्मक प्रभाव यह है कि अधिकारीगण अब शीघ्र निर्णय लेने से डरते हैं। इस स्थिति का विस्तार पूर्वक विश्लेषण कीजिए और सुझाइए कि इस विभाजन का हल किस प्रकार निकाला जा सकता है। सुझाइए कि इन नकारात्मक प्रभावों को किस प्रकार न्यूनतीकृत किया जा सकता है। 150 words or 150. Some recent developments such as the introduction of RTI Act, media and judicial activism, etc. are proving helpful in bringing about a greater transparency and accountability in the functioning of the government. However, it is also being observed that at times the mechanisms are misused. Another negative effect is that the officers are not afraid to take prompt decisions. Analyze this situation in detail and suggest how this dichotomy can be resolved. Suggest how these negative impact can be minimized. 150 words. Question number 5.
लोक सेवकों की अपने कार्य के प्रति प्रदर्शित दो अलग अलग प्रकारों की अभिवृत्तियों की पहचान आधिकारिक तंत्रीय अभिवृत्ति और लोकतांत्रिक अभिवृत्ति के रूप में की गई है। क इन दो पदों के बीच विभेदन कीजिए और उनके गुणों अवगुणों को बताइए। अपने देश का तेजी से विकास की दृष्टि से बेहतर प्रशासन के निर्माण के लिए क्या दोनों में संतुलन स्थापित करना संभव है? Two different kind of attitudes exhibited by public servants toward their work have been identified as the bureaucratic attitude and the democratic attitude. A. Distinguish between these two terms and write their merit and demerits. B. It is possible to balance the two to create a better administration for the fast development of our country. 150 words. Question number 6. आज हम देखते हैं कि आचार संहिताओं के निर्धारण, सतर्कता, सेलों, आयोगों की स्थापना, आरटीआई, सक्रिय मीडिया और विधिक यांत्रिक तत्वों के प्रबलन जैसी विभिन्न उपायों के बावजूद भ्रष्टाचारपूर्ण कर्म नियंत्रण के अधीन न आ रहे हैं। क इन उपायों की प्रभावशीलता का औचित्य बताते हुए मूल्यांकन कीजिए। ख इस खतरे का मुकाबला करने के लिए अधिक प्रभावी रणनीतियां सुझाएंगे। 150। Today we find that in spite of various measures like prescribing codes of conduct, setting up vigilance cells, commissions, RTI, active media and strengthening of legal mechanisms, corrupt practices are not coming under control. A. Evaluate the effectiveness of these measures with jurisdictions. B. Suggest more effective strategies to tackle these menace. Now, question number 7. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंध अन्य राष्ट्रों के हितों का सम्मान किए बिना स्वयं के राष्ट्रीय हित की पदोन्नति करने की नीति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इससे राष्ट्रों के बीच द्वंद्व और तनाव उत्पन्न होते हैं। ऐसे तनावों के समाधान में नैतिक विचार किस प्रकार सहायक हो सकते हैं? विशिष्ट उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। At the international level, the bilateral relations between the most nations are governed on the policy of promoting one's own national interest without any regard for the interest of other nations. This leads to conflict and tensions between the nations. How can ethical consideration help resolve such tensions? Discuss with specific examples. 150 words, 10 words. Now, question number 8. लोक सेवकों के समक्ष हित संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मुद्दों का आ जाना संभव होता है। आप हित संघर्ष पद से क्या समझते हैं और यह लोक सेवकों के द्वारा निर्णय में किस प्रकार अभिव्यक्ति होता है? यदि आपके सामने हित संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाए तो आप उसका हल किस प्रकार निकालेंगे? उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। Public servants are likely to confront with the issues of conflict of interest. What do you understand by the term conflict of interest and how does it manifest in the decision making by public servant? If faced with the conflict of interest situation, how would you resolve it? Explain with the help of examples. 150 words. अब हम लोग देखेंगे सेक्शन बी, खंड बी, क्वेश्चन नंबर 9। एक निजी कंपनी अपनी दक्षता, पारदर्शिता और कर्मचारी कल्याण के लिए विख्यात है। यद्यपि कंपनी का मालिक एक निजी व्यक्ति है, तथापि उसका एक सहकारिता वाला आचरण है जहां कर्मचारी स्वामित्व की भावना रखते हैं और कंपनी में लगभग 700 श्रमिक नियुक्त हैं और उन्होंने स्वेच्छापूर्वक संघ न बनाने का निर्णय लिया है। अचानक एक दिन सुबह एक राजनीतिक पार्टी के 40 आदमी जबरदस्ती फैक्ट्री में घुस आए और फैक्ट्री में नौकरी मांगने लगे। उन्होंने प्रबंधन और कर्मचारियों को धमकियां और गालियां भी दी। कर्मचारियों का मनोबल गिरा। यह स्पष्ट था कि जो लोग जबरदस्ती घुस आए थे वे कंपनी के वेतन पत्रक में होना चाहते थे और साथ ही साथ पार्टी के स्वयंसेवक सदस्य भी नहीं रहना चाहते थे। कंपनी ईमानदारी के उच्च मानकों को बनाए रखती है और सिविल प्रशासन, जिसमें कानून प्रवर्तक अभिकरण भी शामिल है, का कोई अनुग्रह नहीं करती। इस प्रकार के प्रसंग सार्वजनिक क्षेत्र में भी घटते हैं। मान लीजिए कि आप कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं। आप उपद्रवी भीड़ के गेट के अंदर जबरन घुस आने और कंपनी परिसर के भीतर धरना देने की
तारीख को प्रचंड स्थिति में निष्प्रभावन के लिए क्या करें? ख. इस मामले में चर्चित मुद्दे का दीर्घकालीन समाधान क्या हो सकता है? ग. प्रत्येक समाधान कार्रवाई का जिसको आप सुझाएंगे आप पर सीईओ के तौर पर कर्मचारियों पर और कर्मचारियों के निष्पादन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अपने द्वारा सुझाई गई कार्रवाइयों में से प्रत्येक के परिणामों का विश्लेषण कीजिए। A private company is known for its efficiency, transparency, and employee welfare. The company, though owned by a private individual, has a corporative character where employees feel a sense of ownership. The company employs nearly 700 personnel and they have voluntarily decided not to form a union. One day suddenly in the morning about 40 men belonging to a political party gate crashed into the factory demanding job in the factory. They threatened the management and employees and also used foul language. The employees feel demoralized. It was clear that those people who gate crashed wanted to be on the payroll of the company as well as continue as the volunteers members of the party. The company maintains high standards in integrity and does not extend favor to civil administration that also includes law enforcement agency. Such incidents occur in the public sector also. Assume you are the CEO of the company. What would you do to defuse the volatile situation on the date of a gate crashing with the violent mob sitting inside the company premises? What could be the long-term solution to the issues discussed in the case? Every solution action that you suggest will have a positive and a negative impact on you as CEO and the employees and the performance of the employees. Analyze the consequences of each of the suggested action. 250 20 marks. और हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। आप एक पंचायत के सरपंच हैं। आपके क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाया जा रहा है एक प्राइमरी स्कूल है। स्कूल में उपस्थित होने वाले बच्चों को दिवस मध्य भोजन मिड डे मील दिया जाता है। हेडमास्टर ने अब भोजन तैयार करने के लिए एक नया रसोइया नियुक्त कर दिया है, परंतु जब यह पता चला कि रसोइया दलित समुदाय का है, उच्च जातियों के बच्चों में से लगभग आधों का उनके माँ बाप भोजन करने की इजाजत नहीं देते। फलस्वरूप स्कूल के बच्चों की उपस्थिति तेजी से घट गई। इसके परिणाम स्वरूप दिवस मध्य भोजन की योजना को समाप्त करने और उसके बाद अध्यापन स्टाफ को हटाने और बाद में स्कूल को बंद कर देने की संभावना पैदा हुई। इस संघर्ष पर काबू पाने और सही एवं सुखद वातावरण बनाने की कुछ साध्य रणनीतियों पर चर्चा की। ऐसे परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए सकारात्मक सामाजिक सुखद वातावरण बनाने के विभिन्न सामाजिक खंडों और अभिकरणों के क्या कर्तव्य होने चाहिए। 250 इंग्लिश में पढ़ते हैं। You are the sarpanch of a panchayat. There is a primary school run by the government in your area. Midday meals are provided to the children attending the school. The headmaster has now appointed a new cook in the school to prepare the meals. However, when it is found that the cook is from the Dalit community, almost half of the children belonging to higher caste are not allowed to take meals by their parents. Consequently, the attendance in the school falls sharply. This could result in the possibility of discontinuation of mid-day meal scheme. Therefore, of the teaching staff and subsequent closing down the school. A. Discuss some feasible strategies to overcome the conflict and to create a right ambience. B. What should be the responsibilities of different social segments and agencies to create a positive and social ambience for accepting such changes? 250 verse 20 marks. Now, question number 11. एक प्रमुख रेजिस्टिक कंपनी की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला में कार्यरत एक वैज्ञानिक ने खोजा कि कंपनी की सर्वाधिक बिक्री होने वाली पशु चिकित्सीय दवाइयों में से एक दवाई बी में वर्तमान में असाध्य लीवर रोग जो जनजातीय क्षेत्रों में फैला हुआ है का इलाज करने की संभाव्यता है, परंतु मानवों के लिए उपयुक्त रूपांतर का विकास करने के लिए बहुत अनुसंधान और विकास की जरूरत थी, जिसमें 50 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता था। इसकी संभावना कम थी कि कंपनी अपनी लागत को वसूल कर पाएगी, क्योंकि रोग केवल निर्धनताग्रस्त क्षेत्र में फैला हुआ था जिसका बाजार बहुत थोड़ा था। यद्यपि आप सीईओ होते तो
जिन विभिन्न कार्रवाइयों को आप कर सकते थे उनकी पहचान कीजिए। ख, अपनी प्रत्येक कार्रवाई के पक्ष विपक्ष का मूल्यांकन कीजिए। 250। One of the scientists working in the R&D laboratory of a major pharmaceutical company discovers that one of the company's best-selling veterinary drugs B has the potential to cure a currently incurable liver disease that is prevalent in the tribal areas. However, developing a variant of the drug suitable for human beings entails a lot of research and development, having a huge expenditure to the extent of 50 crores. It was unlikely that the company could recover the cost as a disease was rampant only in poverty-stricken areas having very little market otherwise. If you were the CEO, then identify the various actions that you could take, and if we evaluate the pros and cons of each of your actions to 50 words and 20 marks. Question number 12. एक आपदा प्रवण राज्य है जिसमें अक्सर भूस्खलन, दानव नल, मेघ विस्फोट, आकस्मिक बाढ़ और भूकंप आदि आते रहते हैं। इसमें से कुछ मौसमी और अक्सर अनुमेय है। आपदा का परिभाषा हमेशा अप्रत्याशित होता है। एक मौसम के दौरान एक मेघ विस्फोटक के कारण विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन हुए, जिनसे अत्यधिक दुर्घटनाएं हुई। सड़कों और पुलों, विद्युत उत्पादी यूनिटों जैसी बुनियादी संरचना को बृहद क्षति पहुंची। इसके फलस्वरूप 1 लाख से अधिक मतलब 1 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री, पर्यटक और अन्य स्थानीय निवासी विभिन्न मार्गों और स्थानों पर फंस गए। जिम्मेदारी के आपके क्षेत्र में फंसे हुए लोगों में वरिष्ठ नागरिक, अस्पतालों में मरीज, महिलाएं और बच्चे, पदयात्री, पर्यटक, शासक पार्टी के प्रादेशिक अध्यक्ष, अपने परिवार सहित पड़ोसी राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव और जेल में कैदी शामिल थे। राज्य के एक सिविल सेवा अधिकारी के तौर पर आपका आदेश क्या होगा, जिसमें से आप इन लोगों को बचाएंगे और क्यों? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। There is a disaster-prone state having a frequent landslide, forest fires, cloud bursts, flash flood, and earthquakes, etc. Some of these are seasonal and often unpredictable. The magnitude of the disaster is always unanticipated. During one of the seasons, a cloud burst caused a devastating flood and landslides leading to high casualties. There was major damage to infrastructure like roads, bridges, and power generating units. This led to more than 1 lakh pilgrims, tourists, and the other local trapped across different routes and locations. The people trapped in your areas of responsibility included senior citizens, patients in hospitals, women and children, high court tourists, ruling parties, regional president, along with his family, additional chief secretary of the neighboring state, and the prisoners in jail. As a civil services officer of the state, what would be the order in which you would rescue these people and why? Give justification. 200 words, 20 marks. Question number 13. आप एक विशेष विभाग में जिला प्रशासन के शीर्षाधिकारी हैं। आपका वरिष्ठ अधिकारी आपको राज्य मुख्यालय से फोन करता है कि और आपको कहता है कि रामपुर गांव में एक भूखंड पर स्कूल के लिए एक भवन का निर्माण किया जाना है। दौरे की समयावली बना दी जाती है, जिसके दौरान वह मुख्य इंजीनियर और वरिष्ठ वास्तुकार के साथ स्थल का दौरा करेगा। वह चाहता है कि आप उससे संबंधित सभी कागजातों की जांच कर लें और सुनिश्चित कर लें कि दौरे की व्यवस्था उचित रूप से की गई है। आप उस फाइल को जांचते हैं जो आपके विभाग में कार्यभार संभालने से पूर्व की है। भूखंड को स्थानीय पंचायत से नाममात्र की लागत पर विभाजित किया गया था और कागजात दर्शाते हैं कि जिन 3 प्राधिकारियों को भूखंड की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र देना होता है, उनमें से 2 के दिए हुए अनुमानित प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। वास्तुविद का कोई प्रमाण पत्र फाइल में उपलब्ध नहीं है। आप जैसे ही फाइल पर कहा गया है कि सब कुछ ठीक हालत में है, यह सुनिश्चित करने के लिए रामपुर जाने का निर्णय ले लेते हैं। जब आप रामपुर जाते हैं तब आप देखते हैं कि उल्लेख के अधीन भूखंड ठाकुरगढ़ किले का एक भाग है और की दीवारें परकोटे यादि उसके आर पार बिछे हुए हैं। किला मुख्य गांव से काफी दूर है, इसलिए वहां पर स्कूल बच्चों के लिए एक गंभीर असुविधा होगा, परंतु गांव के नजदीक के क्षेत्र के विस्तार का एक बड़े आवासीय परिसर में परिवर्तित होने की संभावना है। किले में वर्तमान भूखंड पर विकास प्रभाव अत्यधिक होंगे और विरासत स्थल के प्रश्न की ओर
ध्यान नहीं दिया गया, परंतु भूखंड के अधिग्रहण के समय सरपंच आपके पूर्वाधिकारी का एक रिश्तेदार था। समस्त कार्य संपादन कुछ निहित स्वार्थ के साथ किया गया प्रतीत होता है। इसके प्रश्न देखिए क्या है। तो सरोकार रखने वाले पक्षों के संभावित निहित स्वार्थों की सूची बनाइए। ख, आपको उपलब्ध कार्रवाई के कुछ विकल्प नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक विकल्पों के गुणों अवगुणों पर चर्चा कीजिए। विकल्प पहला है कि आप वरिष्ठ अधिकारी के दौरे की प्रतीक्षा कर सकते हैं और उसको निर्णय करने देते हैं। दूसरा, आप लिखित रूप से में या फोन पर उसकी सलाह ले सकते हैं। तीसरा, अपने आप पूर्वाधिकारी सहकर्मियों से परामर्श कर सकते हैं और उसके बाद क्या करना है इस बात पर फैसला कर सकते हैं। चौथा, आप मालूम कर सकते हैं कि क्या एवज में कोई दूसरा भूखंड प्राप्त किया जा सकता है और फिर एक सर्व समावेशी लिखित रिपोर्ट भेज सकते हैं। क्या आप कोई अन्य विकल्प उचित तर्कों के साथ सुझा सकते हैं। 2807 और उसी क्वेश्चन को इंग्लिश में यहाँ दिया गया। You are the heading a district administration in a particular department. Your senior officer calls you from the state headquarters and tell you that a plot in a Rampur village is have to building constructed on its for a school. A visit is scheduled during which he will visit the site along with the chief engineer and the senior architect. He wants you to take out all the papers relating to it and ensure that the visit is properly arranged. You examine the file which relate to the village before you join the department. The land was acquired from the local panchayat at a nominal cost and the paper shows that the clearance certificates are available from the 2 of the 3 authorities who have to certify the site suitably. Suitability. There is no certification by the architect available on the file. You decide to visit Rampur to ensure that all is in order of the state or file. When you visit Rampur, you find that the plot under reference is a part of Thakurgarh Fort and that the walls, rampart, etc. are running across it. The fort is a well away from the main village. Therefore, a school here will be a serious inconvenience for the children. However, the area near the village has the potential to expand into a larger residential area. The development charges on the existing plot at the fort will be very high and the question of heritage site had not been addressed. Moreover, the Sarpanch at the time of the acquisition of the land was a relative of your predecessors. This transaction, the whole transaction appears to have been done with some vested interest. अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन A, list the likely vested interest of the concerned parties. B, some of the options for action available for you are listed below. Discuss the merit and demerit of each of the options. Number 1. You can await the visit of the superior officers and let him take a decision. Second, you can seek his advice in writing or on phone. Third, you can consult your predecessors, colleagues, etc. and then decide what to do. Fourth, you can find out if any alternate plot can be got extended and then spend a comprehensive written report. You can suggest any other option with a proper justification. 250 words and 25 marks. So, question number 14. हाल में आपको एक जिले के जिला विकास अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। उसके बाद जल्द ही आपने पाया कि आपके जिले के ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को स्कूल भेजने के मुद्दे पर काफी तनाव है। गांव के बड़े महसूस करते हैं कि अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं क्योंकि लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है और वे घर के सुरक्षित वातावरण के बाहर कदम रख रही हैं। उनका विचार यह है कि लड़कियों को की न्यूनतम शिक्षा के साथ जल्दी से शादी कर दी जानी चाहिए। शिक्षा के बाद लड़कियां नौकरी के लिए भी स्पर्धा कर रही हैं, जो परंपरा से लड़कों को का अनन्य क्षेत्र रहा है और पुरुषों में बेरोजगारी में वृद्धि कर रही है। युवा पीढ़ी महसूस करती है कि वर्तमान युग में लड़कियों को शिक्षा और रोजगार तथा जीवन निर्वाह के अन्य साधनों के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। समस्त इलाका वयोवृद्ध और युवकों के बीच तथा उससे आगे दोनों पीढ़ियों में स्त्री पुरुषों के बीच अविभाजित है। आपको पता चलता है कि पंचायत या अन्य स्थानीय निकायों में या व्यस्त चौराहों पर भी इस मुद्दे पर गर्मागर्म वाद विवाद हो रहा है। एक दिन आपको सूचना मिलती है कि एक अप्रिय घटना हुई, कुछ लड़कियों के साथ छेड़खानी की गई है
जब वे स्कूल के रास्ते में थी। इस घटना के फलस्वरूप कई सामाजिक समूहों के बीच झगड़ा हुए और कानून तथा व्यवस्था की समस्या पैदा हुई। गर्मागर्म वाद विवाद के बाद बड़े बूढ़ों ने लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति न देने और परिवार अपने हुक्म का पालन नहीं करते हैं और जो परिवार उनके हुक्म का पालन नहीं करते हैं, ऐसे सभी परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने का संयुक्त निर्णय ले लिया। इसके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क में है कि लड़कियों की शिक्षा में व्यवधान डाले बिना लड़कियों की सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। और ख में है कि पीढ़ियों के बीच संबंधों की समरसता सुनिश्चित करने के लिए आप गांव के वयोवृद्ध की पितृत्वात्मक अभिवृद्धि का किस प्रकार प्रबंधन का और ढालने का कार्य करेंगे। 250। अब यही प्रश्न इंग्लिश में है। You are recently posted as a district development officer of a district. Shortly therefore you found that there is a considerable tension in the rural areas of your district on the issues of sending girls to schools. The elders of the village feel that many problems have come up because girls are being educated and they are stepping out of the safe environment of the household. They are of the view that the girls should be quickly married off with a minimum education. The girls are also competing for jobs and after education which have traditionally remained in boys' exclusive domain, adding to unemployment amongst male population. The younger generation feel that in the present era, girls should have equal opportunities for education and employment and the other means of livelihood. The entire locality is divided between the elders and the younger a lot, and further subdivided between the sexes in both generations. You come to know that in the panchayat or in other local bodies or even in the busy crossroad, the issue is being acrimoniously debated. One day you are informed that an unpleasant incident has taken place. Some girls were molested when they were en route to schools. The incident led to clashes between several groups and a law and order problem has arisen. The elders, after heated discussions, have taken a joint decision not to allow girls to go to schools and to socially boycott all the families which do not follow their dictate. Now some questions. A. What step would you take to ensure girls' safety without disturbing their education? And B. How do you manage and mold patriarchic attitude of the village elders to ensure harmony in the intergenerational relation? 250 words and 25 marks. तो ये जो है पेपर समाप्त हुआ। मैंने एक पूरे वर्ड्स बाय वर्ड हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यह था जनरल स्टडीज पेपर 4 मतलब इथिक्स का पेपर जिसे भी आप कहते हैं 2015 मतलब 2015 का इथिक्स का पेपर था। समानांतर पेपर को हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ा। सिर्फ मैंने पढ़ने का वादा किया था जो मैंने पूरा किया। अब इसका आप खुद मूल्यांकन करें, विश्लेषण करें इस पेपर को, बार बार देखें वीडियो, फिर पता चलेगा आपको किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाते हैं, क्या क्या कीवर्ड्स हैं और यूपीएससी के पूछने का तरीका क्या है, उसका पैटर्न्स क्या है। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।